जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो है आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो 2022 में आपका होने वाला है 2022-23 में, उसमें जो आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज वाला पोर्शन होता है, उसको आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़कर ही आप पूरे क्वेश्चन उसके सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अन्य भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके अंदर हिडन टॉपिक्स भी रहते हैं। तो जो आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है उसमें कृषि जनगणना भी आती है। अभी आपको पढ़ना क्यों है? पहली चीज़ इसलिए पढ़ना है कि पिछली बार की पटवारी की परीक्षा में कृषि जनगणना 2010-11 जो उस समय पर जो 2010-11 वाला था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब लेटेस्ट वाला 2015-16 का है। ठीक है, अभी 2020-21 की रिपोर्ट नहीं आई है, वो 2023-24 तक पब्लिश होगी। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट यही है 2015-16 का। और क्यों पढ़ना है, ये क्वेश्चन क्यों आते हैं आपकी पटवारी के एग्जाम में? क्योंकि ये जो कृषि जनगणना है इन ये मेनली जो है इसमें जो है पटवारी का ही रोल होता है। गांव-गांव जाकर तहसील बेसिस पर होता है। तहसील के गांवों में जाकर ये कृषि जनगणना की जाती है। और गांवों में कौन जाता है भाई? गांव में पटवारी जाता है। पटवारी सचिव की हेल्प से जो है पूरा का पूरा ये कृषि जनगणना करता है और रिपोर्ट देता है तहसील स्तर पर। फिर वो ऊपर भेजी जाती है और फिर लास्ट में कृषि जनगणना आपके सामने आती है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें मेनली डाटा है, डाटा आपको याद करना है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कृषि जनगणना 2015-16, इससे पहले वाली आई थी 2010-11 में। 2010-11 में आई थी, हर 5 साल में आती है। उस टाइम पर जब एग्ज़ाम हुआ था तो 2015-16 वाला पब्लिश नहीं हुआ था। अब जो है 2015-16 वाला पब्लिश हो गया है, तो 2010-11 वाला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा जो है अगर जब अपन कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको सब यहाँ पर पॉइंट बता दूंगा। देखिए, इसका आधार वर्ष 1970-71 है, मतलब ये 1970-71 से जो है प्रकाशित की जा रही है और ये 10वें क्रम की है। ठीक है, 2015-16 वाली 10वें क्रम की है। अब मैं ये आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। थोड़ा सा आपको स्टोरी पता होगी ना, तो स्टोरी पता होगी तो आपको जो है डाटा याद करने में आसानी होगी कि इसको किया कैसे जाता है, लिया कैसे जाता है। देखो, ये कृषि जनगणना जो है मेनली 3 फेज़ों में किया जाता है। पहले फेज़ में क्या किया जाता है? क्रियाशील जोत अर्थात नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या होता है पहले तो यही समझ लो। क्रियाशील जोत, या इसको इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स। इसमें क्या कहेंगे? जैसे एक घर में जैसे आप 8 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, ठीक है, उनके पास जैसे 10 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो इस कृषि जनगणना में अब ये तो जो 10 के 10 सदस्य हैं ये सब खेती करते हैं, लेकिन इनको जो है अलग अलग किसान नहीं माना जाएगा। ये पूरे घर को ही एक किसान माना जाएगा। इसके अंदर चाहे भले कितने ही सदस्य खेती करते हों। ठीक है, कृषि जनगणना ऐसे नहीं की जाती कि नंबर ऑफ फार्मर्स नहीं है, किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जितने एरिया पर खेती की जाती है उसी को नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स या क्रियाशील जोत आकार बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही घर वाले अगर अलग अलग हो जाते हैं तो ये जो 10 हेक्टेयर ज़मीन है वो भी अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगी। तब ये जो है इनका पट्टा अलग हो जाएगा। फिर जो है ये अलग अलग जो है किसान कहलाएंगे। अभी ये एक ही किसान कहलाएगा, ये पूरा का पूरा घर। इसमें चाहे कितने भी सदस्य हों, वो एक ही ज़मीन पर खेती करते हैं, उनका पट्टा अलग नहीं हुआ है, तो वो जो है एक ही किसान के अंतर्गत उनकी गिनती होगी और वो नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डर्स में जो है एक ही गिने जाएंगे। ठीक है, इस तरह से गिना जाता है। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स है ना, जो क्रियाशील जोत आकार है, ये जो है प्रत्येक किसान के आधार पर नहीं किया जाता। किसान तो इसके बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। ये जो है एक संस्था भी हो सकती है, एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई घर भी हो सकता है। तो इस आधार पर किया जाता है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया क्रियाशील जोत। ठीक है, अब पहले फेज़ में जो है यही क्रियाशील जोत का आकार देखा जाता है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग की जाती है कि कितने मार्जिनल फार्मर हैं। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी में याद रखने में आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ये इंग्लिश में भी लिख कर दे दिया जा सकता है। इसीलिए हिंदी ऐसे ही हिंदी में लिख कर दे देगा आपको मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल किसान। तो आप क्या करेंगे, इसलिए इसका इंग्लिश फॉर्म ही आप याद रखिएगा। मार्जिनल फार्मर कितने हैं? मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है उन्हें मार्जिनल फार्मर कहते हैं। स्मॉल फार्मर की कैटेगरी क्या है? जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। ठीक है, सेमी मीडियम फार्मर क्या है? सेमी मीडियम फार्मर होता है जिसके पास ज़मीन 2 से 4 हेक्टेयर तक होती है। मीडियम फार्मर क्या होता है? 4 से 10 हेक्टेयर ज़मीन वाला किसान या संस्था या कोई घर, वो जो है मीडियम फार्मर की कैटेगरी में आएगा।
और लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आता है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बार बार यूज़ करूँगा जब मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर की मैं बात करूंगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये क्या है। आप इसको बिल्कुल आप पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठिएगा, इन सबको नोट करते रहिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका मॉक टेस्ट बना दूंगा, आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपका जो है काम हो जाएगा। कृषि जनगणना से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेज़ फर्स्ट में यही देखा जाता है कि ये कौन कौन सा किसान जो है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, यही देखा जाता है और यही रिपोर्ट भेजी जाती है आगे पटवारी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है इस फेज़ वन में किस प्रकार के किसानों की संख्या ज़्यादा है देश में, फिर योजनाएं बनाना आसान हो जाता है। इससे जो है योजनाएं बनाना आसान हो जाता है कि भाई स्मॉल फार्मर हमारे पास बहुत कम ज़्यादा हैं, ठीक है, या लार्ज फार्मर हैं, उनके हिसाब से योजनाएं जो है किसानों तक अच्छा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा सकती हैं। योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सकता है, इसीलिए कृषि जनगणना की भी जाती है। फेज़ टू में अब इसको जो है मैं ये भी बता दूं कि पटवारी के अलावा जो एग्रीकल्चर जहाँ पर आता है वो लोग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ टू में जैसे मैंने बताया 3 फेजेस में किया जाता है। फेज़ टू में क्या देखा जाता है, सिंचाई व कृषि पद्धति की गणना की जाती है। इसमें जो है इसमें तहसील स्तर पर सिर्फ और सिर्फ 20% गांव को ही लिया जाता है और वहाँ पर गणना की जाती है। याद रखिएगा, पूरे के पूरे गांवों को नहीं ले लिया जाता सेकेंड फेज़ में। थर्ड फेज़ में क्या किया जाता है, थर्ड फेज़ में जो है इसमें उर्वरक, बीज की किस्म, सिंचाई व्यवस्था, उम्र, लिंग, शिक्षा आदि की गणना जो है की जाती है। इसमें तो और भी कम परसेंट रहता है, सिर्फ 10 या 5 से 10% ही तहसील के गांवों को जो है चयनित किया जाता है। ठीक है, अभी तक ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपके लिए क्या था। आपको ये जानना इंपॉर्टेंट था कि मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर ये सब क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट था। ये कौन से क्रम की है ये भी इंपॉर्टेंट था, और ये कब से प्रकाशित किया जा रहा है या इसका आधार वर्ष क्या है ये भी इंपॉर्टेंट था। और ये कब प्रकाशित की गई, 1 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ किया गया है 2015-16 की रिपोर्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। ठीक है, चलिए अब क्या है, फेज़ टू भी हो गया, फेज़ थ्री भी हमने देख लिया था। अब देखते हैं, देखिए अब ये है क्रियाशील जोत। मतलब क्रियाशील जोत का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स, मैं इसको बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि ये हिंदी में मैं आपको इंग्लिश में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स क्या है। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास आने वाला है डाटा। तो इस बार क्रियाशील जोत की संख्या कितनी थी पता है आपको, 146.45 मिलियन हेक्टेयर, ये आपको याद रखना है, जो पिछली कृषि जनगणना 2010-11 की तुलना में 5.86% ज़्यादा है। आपको ये डाटा याद रखना है, याद रख लीजिएगा। बिल्कुल आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार क्रियाशील जोतों की संख्या पिछली बार की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 5.86% प्रतिशत। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आप 146.45 मिलियन हेक्टेयर में भी पूछता है तो इसको भी अगर आप याद रख लेंगे तो ये भी बहुत सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, मैंने फालतू चीज़ इसमें लिया ही नहीं है। ठीक है, अब परिचालन जोत मतलब ऑपरेटेड एरिया, इसका मतलब क्या हो जाता है, परिचालन जोत का आकार कितना हो जाता है, ये क्या बला हो जाती है। तो परिचालन जोत जो है जितने में जोतते हैं, मतलब जितना उनके पास ज़मीन है वो तो अलग है, लेकिन वो कितना यूज़ कर पा रहे हैं इससे मतलब है। ठीक है, आप सीधा सीधा इसको डेटा याद रखिएगा, परिचालन जोत अर्थात इसको इंग्लिश में बोल देंगे, इंग्लिश में इसको एरिया आप बोल सकते हैं। ठीक है, एरिया बोल सकते हैं। ऑपरेटेड एरिया मतलब वो कितने एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटेड एरिया का आकार इस बार 138.35 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि पिछली बार की कृषि जनगणना से 1.11% कम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कमी आई है इसमें, किसमें, परिचालन जोत में कमी आई है, ऑपरेटेड एरिया में कमी आई है, जबकि नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है 5.86% की, जबकि और इसमें परिचालन जोत के आकार में कमी आई है। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल इस डेटा को बिल्कुल याद रखिएगा आप। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, और अगला है आपका फैक्ट, इसमें फैक्ट ही है, जितना समझाने का पोर्शन था मैंने समझा दिया। लार्ज किसानों का क्रियाशील जोत आकार में हिस्सा मात्र 0.57% है। लार्ज किसान की मैंने कैटेगरी आपको बताया था, जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जिसके पास रहेगी वो लार्ज किसान की कैटेगरी में आएगा। तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम किसानों के पास है। उनका जो है मात्र और मात्र 0.5% जो है
क्रियाशील जोत आकार है, ये बात याद रखिएगा। 0.57%, इस परसेंट को याद रखिएगा। और ये मुझे लगता है कि इस बार की पटवारी की परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात 8.83 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, इसको परसेंट में भी याद रखिएगा, मिलियन हेक्टेयर में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे कम है। और इसका परिचालन जोत का आकार 14.31 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 9.07% है। इसको पूरा का पूरा डेटा आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने वाली चीज़ है, इसको रटिए कि लार्ज किसानों का क्रियाशील जोत आकार मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स मात्र 0.57% है, जो कि 8.83 मिलियन हेक्टेयर है। और इनका परिचालन जोत मतलब ऑपरेटेड एरिया 14.31 मिलियन हेक्टेयर है, जिसको जो है 9.07% जो है टोटल का लार्ज किसानों के उस खाते में जाता है। इसके बाद जो है मार्जिनल किसान देखेंगे अपन। मार्जिनल किसान की मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसको मार्जिनल किसान कहा जाता है। उसी का इन्हीं का परसेंट ज़्यादा है भाई अपने यहाँ, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये जो है 68.45% जो है मार्जिनल किसान की कैटेगरी में आते हैं। सोचिए, बहुत ज़्यादा नंबर है, इनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है। और इन्हीं को जो है मेनली योजनाओं का लाभ वगैरह मिलना चाहिए, तो इसीलिए सरकार कृषि जनगणना करवाती है। अर्थात ये 100.25 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है जो है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा क्रियाशील जोत आकार इनका बहुत बड़ा है भाई, 68.45%, मतलब मैक्सिमम जनसंख्या मार्जिनल किसान है अपने यहाँ, याद रखिएगा। और परिचालित जोत का आकार इनका कितना है, 37.92 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 24.03%। इस पूरे के पूरे डेटा को आप याद रखिएगा, ठीक है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि मार्जिनल किसानों का जो है क्रियाशील जोत आकार कितने प्रतिशत है, तो आप 68.45% लगा देंगे, या मिलियन हेक्टेयर में पूछेगा तो ये लगा देंगे। और परिचालन जोत आकार मतलब ऑपरेटेड एरिया पूछेगा तो ये लगा देंगे, और परसेंट में पूछेगा तो ये लगा देंगे। परसेंट तो याद ही रखना, परसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है स्मॉल और मार्जिनल किसानों को मिलाकर भी पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल पूरा स्टडी करके आपके सामने रखा गया है। मार्जिनल और स्मॉल, देखो मार्जिनल के पास कितना होता है, एक हेक्टेयर से कम जमीन होती है मार्जिनल के पास, ठीक है। और स्मॉल के पास कितनी होती है, स्मॉल फार्मर के पास कितनी ज़मीन होती है, 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है। तो ये जो है स्मॉल और मार्जिनल किसानों को मिला दिया जाए तो क्रियाशील जोत का आकार 86.21% हो जाता है, याद रखना। और इसको पिछले साल से तुलना भी करना है, जो कि पिछली बार से 1.20% ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना। मतलब जो है पहले संस्था में थे तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, अब वो उससे अलग हुए तो ये जो है स्मॉल और मार्जिनल किसान बढ़ गए, और जो है वो उसमें भी कमी आई होगी, किसमें, लार्ज किसानों में कमी आई होगी, क्योंकि यहाँ से किसान टूटे। तो मैंने आपको बताया था कि एक एरिया में रहते हैं तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन रहती है तो वो लार्ज में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे ही वो टूटेंगे तो वो सीधे स्मॉल और मार्जिनल में पहुँच जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बता रखा है, आप उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल और मार्जिनल किसानों का बहुत बड़ा क्रियाशील जोत आकार है 86.21%, जो पिछली बार की जनगणना, कृषि जनगणना यानी कि 2010-11 की जनगणना से 1.20% ज़्यादा है, ठीक है। और परिचालन जोत का आकार इन दोनों को मिलाने पर 46.94% हो जाता है, जो पिछली बार से 1.36% ज़्यादा है। पूरा का पूरा डेटा आपको याद रखना है, हूबहू बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। सेमी मीडियम, ये मीडियम नहीं होगा, मीडियम होगा। सेमी मीडियम और मीडियम किसानों को मिला दिया जाए। सेमी मीडियम मतलब जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की ज़मीन रहती है, ठीक है। और मीडियम किसान की बात की जाए तो 4 से 10 हेक्टेयर की ज़मीन रहती है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो इनका क्रियाशील जोत आकार मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स जो है कितना है, 30.22% होता है, जो कि पिछली बार से 1.07% कम है। अब देखिए सेमी मीडियम और मीडियम किसान कम हो गए हैं, ठीक है, इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछेगा किस प्रकार के किसानों में कमी आई है पिछले बार के डेटा की तुलना में, जहाँ पर तुलना करना मैं आपको तुलनात्मक दृष्टिकोण भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रियाशील जोत के आकार में कमी आई है, और तथा वहीं पर परिचालित जोत देखें तो 43.61% है, जो कि पिछली बार की तुलना में 0.38% कम है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर भी कर दिया हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट डेटा अलग से दिखे, ठीक है। अगला देखते हैं लार्ज किसानों का भी थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। लार्ज किसानों की बात करें तो क्रियाशील जोत मैंने बताया जैसे कि 0.57% है, जो पिछली बार से
0.23% कम है मेरे भाई। और वहीं बात की जाए परिचालित जोत की, मतलब जो ऑपरेटेड एरिया है उसकी बात करें तो 9.07% है, जो कि पिछली बार से 1.52% कम है। पूरा का पूरा डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं महिलाओं का जो है भागीदारी देख लेते हैं। तो कृषि में 80% महिलाएं कार्यरत हैं, ये बात भी याद रखेंगे, जिनमें से 48% महिला तो किसान हैं और 32 से 33% महिलाएं जो हैं तो कृषि लेबर हैं, कृषि कार्य में जो है मजदूरी कर रही हैं। तो वो 32 से 33% उनका जो है परसेंटेज है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है, NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 18% जो 18% कृषि परिवार हैं, कृषि परिवार उनकी मुखिया महिलाएं हैं। सीधे प्रश्न आएगा कि NSSO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि परिवारों में कितने प्रतिशत कृषि परिवारों में जो है मुखिया महिला है, महिला किसान है। तो आपको 18% वहाँ पर लगाना है। और कृषि का वर्ष जो है याद रखिएगा जुलाई से जून चलता है, ठीक है। जुलाई से जून कृषि का वर्ष चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए। क्रियाशील जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है, जो पिछली बार से 0.07% कम है। 0.07 हेक्टेयर कम है। यहाँ पर हेक्टेयर की बात की जा रही है, ठीक है। क्रियाशील जोतों का औसत आकार की बात की जा रही है, 1.08 हेक्टेयर है, जो पिछली बार से 0.07 हेक्टेयर कम है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है इंपॉर्टेंट डेटा। सर्वाधिक क्रियाशील जोत का औसत आकार की बात की जा रही है। सर्वाधिक क्रियाशील जोत का औसत आकार नागालैंड का है। यहाँ पर नागालैंड बस याद रखिएगा, इसको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही टफ बनाएगा तभी ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक क्रियाशील जोत का औसत आकार नागालैंड का है और सबसे कम केरल का है, 0.73 हेक्टेयर मात्र, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील जोत का आकार उत्तर प्रदेश का है, फिर बिहार का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर चौथे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का डेटा भी याद रखिएगा कि कितना हो गया है सर्वाधिक क्रियाशील जोत आकार अपना 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो भी अभी देखेंगे। देखिए क्रियाशील जोत में अपन 13.74% की वृद्धि भी किए हैं। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। अब 2010 से 2015 के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला क्रियाशील जोतों में अपना मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा हमने वृद्धि करी है, मध्य प्रदेश टॉप में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। मध्य प्रदेश ने 13.74% की वृद्धि की है। दोनों डेटा मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना, एक ये वाला डेटा याद रखना और एक ये वाला, इनका नंबर भी याद रखना, इनका परसेंटेज भी याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं परिचालन जोतों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी राजस्थान की है। परिचालन जोतों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी राजस्थान की है, याद रखना। और अपना मध्य प्रदेश इसमें भी चौथे नंबर पर है 15.67 मिलियन हेक्टेयर के साथ। तो ये डेटा भी आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। आखिरी और अंतिम आपका फैक्ट है, क्रियाशील जोतों की सबसे कम संख्या सिक्किम की है और यूटीज में देखी जाए तो चंडीगढ़ की है। तो ये क्वेश्चन भी सारे के सारे इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब आप कॉपी में बढ़िया नोट कर लीजिए और आप याद करते जाइए, आपके पटवारी के पेपर तक याद हो जाएगा। अभी जो है मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जो पिछली साल जो है योजनाएं पूछी गई थी उनका भी मैं बहुत शानदार वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको उसमें से भी MCQs टाइप का करवा दूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा कंटेंट मेरे चैनल पर मिलने वाला है और मैंने आपके लिए नोट भी बना रखा है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके पटवारी के लिए, क्योंकि इस सेगमेंट से पटवारी परीक्षा 2017-18 में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे तथा इस बार भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी ही, क्योंकि इसको कृषि जनगणना को करने में पटवारियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। यह टॉपिक नंबरों तथा डाटा से भरा हुआ रहता है, इसीलिए इस पर अभी से कमांड बनाना अति आवश्यक है। इसे कृषि विस्तार अधिकारी वाले भी और जहाँ पर भी एग्रीकल्चर पूछी जाती है वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट ही जो अभी पशु जनगणना जो आई है ना, उसकी भी मैं अभी डेटा अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। वो भी पटवारी में निश्चित पूछी जाएगी, क्योंकि पिछली बार ही पूछा गया था पशु नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1976 में आया था। तो पशुओं से रिलेटेड जनगणना वगैरह में भी पटवारियों का रोल रहता है, तो इसलिए वो भी पूछी जाती है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है, ज़रा भी अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर जो है पटवारी के लिए अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं जीके का मॉक टेस्ट भी डालता रहता हूँ, इंडिया लेवल पर करंट अफेयर्स भी डालता हूँ और एमपी का भी करंट अफेयर्स जल्द शुरू करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं एमपी का भी मॉक टेस्ट डालता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर मॉक टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इसका जो है अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इस जो है PDF को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट आपका बन के हालांकि तैयार है, मैं अभी तक डाल नहीं पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के वीडियो में। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
पढ़ते रहिए, खुश रहिए।